नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट भाग 5 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र हैं। इस पाठ का गद्यांश 5वां और अंतिम गद्यांश है पृष्ठ क्रमांक 53 और 54 पर है। इस पर कृति इस तरह पूछी जाती है। कृति क्रमांक 1 अ अथवा आ में पूछी जाती है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यह पाठ का अंतिम परिच्छेद है। इस परिच्छेद में लेखक ने देखिए पराबैंगनी किरण धरती पर आ जाती है और धरती का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ तक हमने अब अध्ययन किया है। अब ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं और धरती का तापमान बढ़ता है। मतलब क्या होता है, ये किरणें धरती पर आकर इस वायुमंडल से स्थल मंडल पर आ जाती हैं। तो किन किन की प्रक्रिया, किन किन के संपर्क में आकर उनकी क्या प्रक्रिया होती है, यह हम इस पहले परिच्छेद में देखने वाले हैं। और दूसरा परिच्छेद जो है, जो पाठ का अंतिम परिच्छेद है, पूरे पाठ का सार उसमें उन्होंने देने का प्रयास किया है। देखिए पहला परिच्छेद, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यह तो हमने देखा पिछले गद्यांश में कि ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण देशों ने 3 बार बैठक ली और उस पर कोई ना कोई ठोस अमल करना चाहिए, इस तरह का विचार किया और अमल करना भी शुरू कर दिया। यह पहली बात हो गई। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। यह बहुत संक्षेप में लेखक ने यहाँ दिया है। वास्तव में ये ग्रीन हाउस है, उसमें सीएफसी के बजाय एचसीएफसी का प्रयोग होता है और इसी कारण वो भयंकर तापमान बढ़ाता है। यह भी एक भयंकर समस्या हो गई है। अब ग्रीन हाउस पर भी बंदी आ गई है, ये संक्षेप में बता दिया है। इसमें ओजोन विघटन की भूमिका अहम है। मतलब ग्रीन हाउस में ओजोन का विघटन होता है और वो कैसा होता है, तो पराबैंगनी किरणों। यह क्यों होता है, क्योंकि धरती का तापमान बढ़ता है, यह पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आ जाते हैं, यह गैस हवा में जाकर, ये तो हमने पिछले गद्यांश में देखा। अब पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही हैं क्योंकि ओजोन की परत को छिद्र हो गया है और ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती हैं। तब क्या क्या होता है, इस पर हमें आकलन कृति बनानी है 4 मुद्दों के लिए। अगर ये आकलन कृति नहीं पूछी तो इस गद्यांश पर आपको अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि पराबैंगनी किरणें धरती का तापमान किस तरह बढ़ाती है, धरती का तापमान बढ़ाती है, इस कथन पर आपके विचार लिखिए। मतलब पराबैंगनी किरणें धरती का तापमान बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं, यह हमें देखना है। देखिए, तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। जब ये किरणें धरती तक आती हैं, धरती पर आ जाती हैं, तो स्थल मंडल मतलब ये जमीन है, यहाँ जो मौजूद वस्तुएं हैं उनके द्वारा ये किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं। मतलब उसका शोषण किया जाता है। इन वस्तुओं को मालूम नहीं है ये भयंकर किरणें हैं और ऊपर से आ गई हैं। धरती पर जो कुछ मौजूद मतलब स्थित वस्तुएं हैं उनके द्वारा इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित मतलब शोषित किया जाता है। ये पहली बात। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती हैं। देखिए धरती पर जो वस्तुएं हैं वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। मतलब उन दोनों की प्रक्रिया होने के बाद अवरक्त मतलब चुंबकीय, ये चुंबकीय विकिरण हैं, वो बाहर फेंकने का काम करते हैं। धरती की वस्तु और पराबैंगनी किरणों को वे शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद वो बाहर क्या छोड़ते हैं, अवरक्त विकिरण मतलब चुंबकीय किरणें वे उत्सर्जित करते हैं, मतलब बाहर छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती हैं। देखिए उनकी प्रक्रिया होने के बाद जो चुंबकीय किरणें बाहर छोड़ी जाती है वो वायुमंडल में बाहर नहीं जा पाती है। ये महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है। यानी वस्तु पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और शोषण करने के बाद उसमें चुंबकीय किरणों के रूप में बाहर फेंक देती है, और ये चुंबकीय किरणें जो बाहर पड़ती हैं वह वायुमंडल में न जाकर हवा में जो मौजूद गैस हैं वो उन्हें शोषित करते हैं। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं, ये हम आगे देखने वाले। यहाँ तक जब पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती हैं तब क्या क्या हो जाता है। तब सबसे पहले स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है, मतलब शोषित किया जाता है। फिर ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं, मतलब चुंबकीय किरणें वो उत्सर्जित करती हैं। तीसरी स्टेप में ये किरणें वापस वायुमंडल में नहीं जाती, क्योंकि वो चुंबकीय किरणों के रूप में बाहर आ जाती हैं, इसलिए वो वायुमंडल में ऊपर नहीं जाती। तो वो क्या करते हैं, चौथी स्टेप में हवा में मौजूद कई गैस उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया के कारण धरती का तापमान बढ़ता है। पराबैंगनी किरणों का धरती पर आने पर तापमान बढ़ने की प्रक्रिया में 4 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप वस्तुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। वस्तुओं द्वारा अवशोषित करने के बाद वो अवरक्त विकिरण के रूप में बाहर छोड़ी जाती हैं। फिर ये किरणें वायुमंडल में वापस बाहर नहीं जा पाती, तो वह किरणें हवा में मौजूद गैसों के साथ गैस उसे अवशोषित करते हैं और धरती का तापमान बढ़ता है। ये पहली बात हो गई। अब धरती का तापमान बढ़ता है मतलब यह पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती हैं, तब इनके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो पहला दुष्परिणाम क्या है, धरती का तापमान बढ़ता है, क्योंकि ये ऊपर की सभी प्रक्रिया होने के बाद धरती का तापमान बढ़ता है। अब दूसरा दुष्परिणाम, तापमान बढ़ने से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ है वो पिघलने लगती है। पिघलने मतलब बर्फ का पानी होने लगता है, और इससे क्या होता है, यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। यानी हिमालय का बर्फ अगर वह पिघलने लगा तो उसका जल आकर नदी के माध्यम से सागर का जल, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जल की उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं, और इस तरह समुद्र का पानी अगर बढ़ने लगा तो समुद्र का किनारा है वो पानी में डूब जाएगा। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। यह एक अलग, यहाँ यह सागर के पानी बढ़ जाता है और सागर तट या नदी के तट डूब जा रहे हैं, ये तो आप सुन रहे हो। परंतु और एक महत्वपूर्ण बात हो रही है, ताप वृद्धि मतलब तापमान की बढ़ते हुए तापमान के कारण जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ रहा है, मतलब जो बाष्प बनते हैं उसमें परिवर्तन आ रहा है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। यह पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, यानी कि मानसून में परिवर्तन हो गया है। पहले जैसे इस महीने में मानसून का प्रारंभ होता था और इस महीने में समाप्त होता था, आज ऐसा नहीं हो रहा है। कभी भी बरसात होती है, कभी भी अकाल पड़ जाता है, यानी गीला अकाल, सूखा अकाल, यह अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। यह सब प्राकृतिक चक्र में बिगाड़ हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि धरती का तापमान बढ़ गया है और जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ गया है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफी परिवर्तन आया है, और केवल यही है, यह मानसून का प्राकृतिक चक्र बिगड़ने के कारण यानी कभी बरसात होती है, कभी अकाल होता है, यह नहीं, भूमंडल में भी काफी परिवर्तन आ रहा है। भूस्खलन हो रहा है, आपको मालूम है, धरती बंजर हो रही है, यानी भूमंडल में भी काफी परिवर्तन, भूमंडल मतलब पृथ्वी में भी काफी परिवर्तन आ रहा है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया है कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध, मतलब अभी इस समय हम 21वीं सदी के प्रथमार्ध में है, तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए एक सुंदर उदाहरण है, पिछले सप्ताह में उत्तराखंड में जो हिम पर्वत गिर गया है, यह इसी का ही परिणाम है। प्रदूषण बढ़ गया है,
प्राकृतिक चक्र बिगड़ गया है। मनुष्य ने प्रगति के नाम पर इस प्राकृतिक स्थल पर अतिक्रमण किए हैं। परिणाम स्वरूप हिम पर्वत गिरने की घटनाएं बार बार हो रही है। यह सब जो आगे हम देख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, सागर का जल बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, तटीय क्षेत्र पानी में डूब रहे हैं, ये सब दुष्परिणाम हुए। यानी यह पराबैंगनी किरणें धरती पर जैसे आना शुरू हो गए हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है, प्राकृतिक चक्र बिगड़ रहा है और पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। ये गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद के बारे में तो हम हर रोज सुन रहे हैं कि वहां की बर्फ तेज गति से पिघल रही है। अगर ऐसा हो गया तो उत्तर भारत की नदियों का अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है। ये भविष्य का एक बहुत बड़ा खतरा, धोखा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाए। ऐसे में उत्तर भारत में, हाँ आगे दिया है देखिए, ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। ऊसर मतलब बंजर, अनुपजाऊ, उपजाऊ ऊसर, ये विलोमार्थी के लिए पूछा जा सकता है। और इस तरह उत्तर भारत में, पंजाब हरियाणा में मैदानी प्रदेश हैं, वहां बहुत अच्छी तरह से फसल आ जाती है। वो सभी उपजाऊ भूमि ऊसर में मतलब बंजर में यानी उपजाऊ लायक नहीं रहने वाली है। यह भविष्य में बहुत बड़ा धोखा है। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वीकार, इनकार, ये विलोम शब्द के लिए पूछा जाता है। इन गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता मतलब गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है, मतलब संकट में आ गई है। इंसान मतलब आदमी, व्यक्ति, मानवीय सभ्यता संकट में आ गई है। अतः जरूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आज करे सो कल, कल करे सो आज, इस तरह की उक्ति के अनुसार इस समस्या पर जल्द से जल्द उपाय ढूंढने चाहिए और उसका अमल करना चाहिए। इस तरह लेखक ने पाठ के अंत में आज की युवा पीढ़ी को भावी खतरे के बारे में सचेत किया है और यहाँ यह पाठ समाप्त हो जाता है। यहाँ गोमुख, हिमालय, हिमनद, यह सभी बातें हमें लेखक ने बताया है। प्राकृतिक चक्र बिगड़ने के कारण कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। ये सभी बातें लेखक ने यहाँ भविष्य में होने वाले खतरों के प्रति हमें सचेत किया है। और यहाँ यह गद्यांश और यह पूरा पाठ भी समाप्त हो जाता है। इस पर आकलन कृति देखिए। देखिए, आकलन 2 अंक के लिए पूछा जाता है। इनमें एक लिखिए, जब पराबैंगनी किरणें धरती तक आती हैं तब, इसके मुद्दे बड़े बड़े हो गए हैं। अगर यह नहीं पूछा आकलन के लिए तो पराबैंगनी किरणों से धरती का तापमान बढ़ता है, इस कथन पर आपके विचार लिखिए। ऐसा 2 अंक के लिए अभिव्यक्ति के लिए पूछा जा सकता है। ये 4 मुद्दों से अभिव्यक्ति तैयार करनी है। दोनों तरीके से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ दिया है। देखिए, ये 4 स्टेप्स हमने देखे हैं। जब पराबैंगनी किरणें धरती तक आती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, स्थल मंडल मतलब पृथ्वी में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर लेना। इन किरणों को वस्तुएं अवशोषित कर लेती है। इन वस्तुओं द्वारा पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ये वस्तुएं इस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के बाद अवरक्त विकिरण मतलब चुंबकीय किरणों को उत्सर्जित करती हैं, मतलब बाहर फेंक देती हैं या वातावरण में फैलाती हैं। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर न जा पाना, ये उनकी असमर्थता है। तुम्हें मालूम है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने का मार्ग मालूम था, बाहर आने का मार्ग मालूम नहीं था। उसी तरह इन पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने का मार्ग मालूम है, उनको वापस जाने का मार्ग मालूम नहीं है। इसी कारण ये पराबैंगनी किरणें रूप बदलकर इस वातावरण में घूमने लगते हैं, फैलने लगते हैं। हवा में मौजूद कई गैसों द्वारा उन्हें अवशोषित कर लेना, मतलब ये वस्तुओं अवशोषित करते हैं और अवरक्त किरण उत्सर्जित करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस वायुमंडल में जो गैस है फिर उन्हें अवशोषित करने लगते हैं और इस प्रक्रिया में धरती का तापमान बढ़ता है। इन 4 मुद्दों पर यह आकलन कृति लिखनी है। दूसरी आकलन कृति देखिए, पराबैंगनी किरणों के दुष्परिणाम।
इस पर अभिव्यक्ति भी पूछी जाती है। इस गद्यांश पर परावैंगनी किरणों के दुष्परिणामों के बारे में आपके विचार लिखिए। इन 4 मुद्दों पर लिखना है। देखिए क्या क्या होता है परावैंगनी किरणों के दुष्परिणाम। धरती का तापमान बढ़ना, ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, तटीय क्षेत्र पानी में डूब जाना, और भी बहुत लेखक ने दुष्परिणाम बताए हैं। यहाँ वह अतिवृष्टि, अकाल की स्थिति निर्माण हो जाती है। हिमनद पिघल जाने के कारण मैदानी प्रदेश की उपजाऊ जमीन बंजर हो सकती है। बहुत सारे दुष्परिणाम अंतिम गद्यांश में दिए हैं। इनमें से 4 गद्यांश यहाँ, 4 मुद्दे यहाँ लिखना है। ओजोन विघटन के दुष्परिणाम, यह अगली आकलन कृति ये स्वाध्याय में दी है। यह पूरे पाठ के सार पर आधारित दी है। क्या होता है, जनरल प्रश्न है, धरती के तापमान में वृद्धि होगी, मतलब धरती का तापमान बढ़ जाएगा ओजोन विघटन के कारण। और दूसरे, ओजोन विघटन के कारण परावैंगनी किरणें धरती पर आने वाली है और उसी से कैंसर होने वाला है, यानी त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। जब लेखक ने यह पाठ लिखा था उस समय इसकी संख्या लाखों में कही थी, अब इससे और भी बढ़ गई है। परंतु ये स्वाध्याय में 2 मुद्दों पर लिखने के लिए कहा है। तो पहला मुद्दा तापमान बढ़ना और दूसरा मुद्दा त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ना। इस 2 मुद्दों पर यह आकलन कृति लिखनी है। शब्द संपदा के लिए कृति देखिए, ये स्वाध्याय में दी है। कृदंत बनाइए। इसके पहले भी प्रारंभिक पाठ है, मुझे लगता है निराला बही के पाठ पढ़ाते समय मैंने ये कृदंत पर कृतियां दी हैं और उस समय विस्तार से चर्चा की है। कृदंत मतलब क्रिया को जो धातु होता है उसे शब्दांश जोड़कर जो प्रत्यय जोड़ा जाता है इससे कृदंत बनता है। मतलब ये क्रिया होती है, उसे प्रत्यय जोड़ने पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण बन जाता है, उसे कृदंत और तद्धित ये प्रत्यय हैं, ध्यान में रखिए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण को प्रत्यय लगता है तब तद्धित कहा जाता है। और क्रिया का जब धातु होता है, यानी यहाँ ना निकालने पर धातु होता है, उसे कृत प्रत्यय लगता है तब उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। देखिए यहाँ 4 उदाहरण दिए हैं, स्वाध्याय में दिए हैं आपके। कहना, कहावत, ये शब्द बन गया है। बैठना, बैठक, लगना, लगाव, छिजना, छिजन, ये कहना, इनमें से ना प्रत्यय। अब काल परिवर्तन के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है कि ना प्रत्यय निकालने पर क्रिया का धातु रह जाता है और धातु को कृत यह प्रत्यय लगता है। कह होता है उसका कहावत, आवत यह प्रत्यय लगा। उसी तरह बैठना का ना निकाल देना और क प्रत्यय लगा है, इसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। इस तरह की कृति आपके स्वाध्याय में दी है। विलोमार्थी के शब्द तो बहुत आगे, स्वीकार, इनकार, इस तरह मैंने अब उपजाऊ, अनुपजाऊ या उसर, बंजर, ये तो मैंने अभी इसी समय बता दिए हैं और बार बार आप विलोम शब्द की कृतियां लिख चुके हैं। अभिव्यक्ति के लिए आपके स्वाध्याय में यह दिया है, पर्यावरण रक्षा में हमारा योगदान, इस विषय पर लिखिए। वास्तव में यह प्रश्न मतलब तुम्हारा एक विषय ही है। पर्यावरण यह एक स्वतंत्र विषय है और पर्यावरण पर आप विस्तार से अध्ययन कर रहे हो। यह केवल 4 से 5 पंक्तियों में संक्षेप में आपको पर्यावरण रक्षा में तुम्हारा योगदान क्या है, यानी हर युवक का, हर व्यक्ति का कुछ कर्तव्य जिम्मेदारी है, ये क्या है, ये बताने का प्रयास करना है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। हवा, मिट्टी, पानी, खाना, वनस्पति, जीव जंतु और हम सब रासायनिक यौगिक के बने हुए हैं। इसलिए बताए हैं हमारे शरीर में भी रासायनिक यौगिक है, मतलब अनेक रसायनों के योग से हमारे शरीर में बहुत सारे हमारे अवयव अंदर के अवयव, बाहर के अवयव बन चुके हैं। उसी तरह ये रासायनिक यौगिक हमने इस पाठ में दिखाए हैं। CFC ये देखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रासायनिक यौगिक है। हम भी एक रासायनिक यौगिक से बने हुए हैं, मतलब हम भी पर्यावरण का एक भाग हैं। प्रकृति में सैकड़ों हजारों रासायनिक पदार्थ हैं जिसके कारण धरती पर जीवन है। इन रसायनों का उचित इस्तेमाल करके उनका पुनर्वापर करना हम सबका कर्तव्य है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले वस्तुओं का प्रयोग करना बंद करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक के बैग आदि, CFC गैस आदि। यह यानी सभी रसायनों का हमें उपयोग करना है, उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चलेगा, परंतु सभी रसायनों का उचित प्रयोग करना चाहिए और जिसका पुनर्वापर करने के लिए आता है इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनका पुनर्वापर नहीं होता उनका प्रयोग बंद करना चाहिए। ये आपको बताना है, आपको अमल में लाना है, क्योंकि हम सबकी, हमारी तुम्हारी सबकी ये जिम्मेदारी है और ये जागरूकता फैलाना हमारा काम है। ये आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए
विभाग 1 में कृति क्रमांक 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए और 3 में से 2 लिखना है, 3 अंक के लिए लिखना है, 6 अंक है। उल्टे इस पाठ पर जो प्रश्न दिए हैं जनरल प्रश्न दिए हैं, मतलब पूरे पाठ पर दिए हैं और 60 से 80 शब्दों में बिठाना बहुत कठिन है। थोड़ा सा बढ़ेगा परंतु उत्तर का कोई मुद्दा नहीं रहना चाहिए। इसका प्रयास मैंने यहाँ किया है। ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए, ऐसा कहा है। 80 शब्दों में उसे बंद करना है और यह अंतरराष्ट्रीय प्रयास तो 3 तरह के हुए हैं। 3 मुद्दों का आना चाहिए और यह इसमें प्रस्तावना होनी चाहिए। देखिए, हर एक उत्तर के लिए प्रस्तावना होनी चाहिए। कभी कभी कुछ खासगी प्रकाशन में मुख्य मुद्दे दिए जाते हैं और आप भी परीक्षा में वैसे ही लिखते हो, परंतु तो ध्यान में रखिए हर एक बात की प्रस्तावना होती है। आप हमारे पास आ जाते हो तो तुरंत नहीं बताते कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये बताइए। मैडम जी, मेरा छोटा सा काम है। ये जो आप वाक्य बोलते हो ना, वह प्रस्तावना है। यानी हर बात में प्रस्तावना होती है, इसलिए उत्तर में प्रस्तावना लिखने की आदत आपको होनी चाहिए। क्योंकि हमने फीचर लेखन में देखा है, पल्लवन में देखा है, या मैं उद्घोषक में बोलते समय प्रस्तावना करनी चाहिए, ब्लॉग लेखन में हमने देखा है, क्योंकि हम व्यावहारिक हिंदी पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ लघुत्तरी उत्तर तैयार करते समय 2 पंक्तियों का प्रस्तावना होना चाहिए, जिसमें पाठ का और लेखक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। यह अपेक्षित है किस पाठ का यह प्रश्न है और कौन लेखक है और क्या बोल रहे हैं, इस विषय पर क्या उन्होंने बताया है, ये प्रस्तावना में होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र वैज्ञानिक हैं। ओजोन विघटन का संकट, इस वैज्ञानिक लेख में लेखक ने ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की जानकारी यहाँ दी है। इतनी प्रस्तावना में महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। ओजोन विघटन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक सन 1985 में वियन्ना में हुई। इसमें क्या हुआ ये लेखक ने नहीं बताया है, इसलिए पहली बैठक 1985 में वियन्ना में हुई। संक्षेप में अगर आपको लिखना है, यह इतना कम कर सकते हो। दूसरी बैठक देखिए, दुनिया के 48 देशों की दूसरी बैठक सन 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई। इस बैठक में बनाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार दुनिया के सभी देश सीएफसी खपत में 1995 तक 50% कटौती और 1997 तक 85% कटौती करेंगे। ये प्रोटोकॉल लिखना महत्वपूर्ण है। दूसरी बैठक कहाँ हुई और कितने देश शामिल हो गए, इसलिए ये 2 मुद्दे दूसरे बैठक पर तैयार हो जाते हैं। और इस तीसरा मुद्दा या तीसरी बैठक जो हो गई है उसका भी उल्लेख होना आवश्यक है। लंदन में हुई तीसरी बैठक में विकसित और अविकसित देशों में समझौता हुआ कि सन 1910 तक सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे और विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। यानी यहाँ जो समझौता हुआ है, विकासशील देशों को 2010 तक सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद करना है और विकसित देश विकासशील देशों को नए प्रशीतक खोजने के लिए मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। यह जो समझौता हुआ है यह भी एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है, इसलिए इसका भी उल्लेख इस उत्तर में होना आवश्यक है। इस तरह ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। इन 3 बैठकों में ही समाप्त हुआ है ऐसी बात नहीं है। अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह सीएफसी ने ली। अब सीएफसी की जगह दूसरा रसायन ले रहा है, उसी से कोई दोष दिखाई दे रहे हैं। अब अगला रसायन शोधने की भी चर्चा हो रही है, खोज कार्य शुरू है। यानी यह प्रश्न 3 मुद्दे, प्रस्तावना और उत्तर का समारोप करना आवश्यक है। लघुत्तरी दूसरा प्रश्न देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, यहाँ भी बहुत संक्षेप में करने का प्रयास किए हैं, परंतु इनमें 4 मुद्दे आवश्यक है और ये कम कर सकते हो आप मुद्दे। अगर लेखन गति अच्छी है तो लिख सकते हो। प्रस्तावना उसी तरह की है, केवल अंतिम वाक्य बदल देने वाले हैं। देखिए, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र वैज्ञानिक हैं। ओजोन विघटन का संकट, इस वैज्ञानिक लेख में लेखक ने सीएफसी यौगिक की खोज और उसकी विशेषता पर प्रकाश डाला है। इनमें से पहला मुद्दा देखिए, मुद्दों से उत्तर लिखिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक लेख है और विज्ञान की बातें मुद्दों से लिखने से तुरंत ध्यान में आ जाते हैं और अच्छे अंक भी मिल जाते हैं। 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता था, परंतु ये गैसें तीक्ष्ण थी और
मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अगर ये मुद्दा नहीं लिखना है तो 3 के दशक में ये अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इस तरह संक्षेप में आप लिख सकते हो, परंतु यह विस्तार इसलिए है, क्रांति क्यों हो गई, क्योंकि अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड यह इसके लिए विकल्प आ गया है। इसके विकल्प के रूप में 30 के दशक थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक की खोज की। उन्होंने थॉमस मिडले ने इसकी खोज की। ये CFC यौगिक रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील और अज्वलनशील थे, इसलिए आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। ये उनकी विशेषता बताना। इसका अगला मुद्दा देखिए, फिर CFC यौगिक का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, फ्रिज आदि में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। इस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होने लगा कि पूरी दुनिया में इस CFC ने एक जादू कर दी, और इसी कारण उसे क्रांतिकारी उपलब्धि कहा जाता है। इस तरह यह लघुत्तरी का दूसरा बड़ा प्रश्न है 3 अंक के लिए। व्याकरण में मुहावरे देखिए, इस पाठ पर 3 मुहावरे आ गए हैं, क्योंकि आपके अध्ययन के लिए 4 गद्य पाठ है, और ये मुहावरे का कृति क्रमांक 4E। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 में से 2 पूछे जाते हैं 2 अंक के लिए, और 4 मुहावरे लिखने के लिए 4 पाठ पर 4 निकालना पड़ता है। और अंतिम पाठ में स्वाध्याय में या शब्दार्थ के नीचे मुहावरे नहीं दिए हैं, परंतु पाठ पढ़ते समय ये 3 मुहावरे बार बार आ गए हैं, इसलिए यहाँ दिया है। अगर परीक्षा में पूछा गया तो आपको कोई समस्या न हो, सुविधा के लिए यहाँ दिए हैं। कोई इसमें कठिनाई नहीं है, क्योंकि 4 में से 2 लिखना है। और आदर्श बदला इस पाठ पर और पाक के 4 हथियार इस पाठ पर बहुत सारे मुहावरे, इनमें से 2 आप तैयार करके लिख सकते हो। तो सुनो किशोरी और यह जो पाठ है ओजोन संकट, विघटन का संकट, इनमें से 2 पूछे जाने वाले हैं। आपको 2 सही लिखना है, परंतु कोई कठिनाई न हो और आपको मालूम हो आपका ये सिलेबस जो है पूर्ण होना चाहिए, इसलिए यहाँ 3 मुहावरे दिए हैं। होड़ मचना, यह इस पाठ के पहली या दूसरी पंक्ति में ही आ गया है। प्रतिस्पर्धा होना, स्पर्धा होना और प्रतिस्पर्धा होना, इसमें अंतर है। इस देश ने ये किया है तो हम भी ये करेंगे, इसे प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है, देशों में मची है, लोगों में मची है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फलना फूलना, सफल होना, ओजोन गैस की वजह से धरती पर जीवन फलता फूलता रहा है। चरमरा जाना, उलट पुलट जाना, उथल पुथल हो जाना, परिवर्तन हो जाना। अब यह एक बात ध्यान में रखिए, चरमरा जाना मतलब क्या? देखिए, पेड़ का पीला पत्ता सूख जाता है तो गिरते समय चरमराता है, उसकी जो आवाज आती है बहुत मंद आवाज आ जाती है, धीमी आवाज आ जाती है। ठीक उसी तरह यह धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, उलट पुलट रहा है। आपने अंतिम गद्यांश में देखा कि धरती पर बहुत परिवर्तन हो रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं और प्राकृतिक चक्र बिगड़ रहा है। ये उलट पुलट हो रहा है, कभी वर्षा होती है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, यानी मौसम में भी बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस दृष्टि से चरमरा जाना, उलट पलट जाना। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। और इस तरह व्याकरण के लिए इस पाठ पर 3 मुहावरे निकलते हैं। और भी 2 प्रश्न साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान इस पाठ पर नहीं दिया है। आपको पाठ के प्रारंभ में जो परिचय दिया है, इसमें लेखक के वैज्ञानिक लेख जो हैं 3-4 लेख, उसका उल्लेख किया है, उसकी तैयारी कीजिए। अगर ध्यान में रह गया तो वहां भी आपको 4 पाठ पर 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 2 को ऑप्शन है। इस पाठ पर साहित्य संबंधी प्रश्न नहीं निकाले हैं, परंतु ध्यान में रखिए डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र की रचनाओं के नाम लिखिए। 3 वैज्ञानिक लेख है, वह ध्यान में रखिए। वैज्ञानिक लेख की विशेषता, लेख विधा की विशेषता क्या होती है? वे व्यापक होते हैं, बहु आयामी होते हैं। सूचना विज्ञान तकनीकी पर लेख लिखे जाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इसकी तैयारी कीजिए। पहले विभाग में मैंने पाठ का परिचय, लेखक का परिचय दिया है, विधा परिचय दिया है, उसमें ये बातें आ गए हैं, इसका भी अध्ययन कीजिए। और इस तरह यह गद्यांश समाप्त हो जाता है और पूरा पाठ भी समाप्त हो जाता है कृति सहित। अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।